In the last lecture, we discussed what are Armstrong axioms. Armstrong axioms are a set of rules that actually help us to assert or find functional dependencies from a given set of initial functional dependencies. Okay, so what is basically Armstrong axioms? They were the inference rules. Inference rules होते क्या हैं? They helps us to conclude the functional dependencies. Conclude का मतलब क्या होता है? अगर आपको एक given set of functional dependencies दी हैं तो आप क्या उससे derive कर सकते हैं further functional dependencies को. It can apply to a set of functional dependencies. ये वो फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं जो इनिशियल फंक्शनल डिपेंडेंसी आपको दी हुई है एंड वी कैन डराइव अदर फंक्शनल डिपेंडेंसीज. उसके बाद वी डिस्कस्ड सेट ऑफ 6 फंक्शनल you can say dependencies and how the inference rules can be applied and the types of rules that are there. After that, we discussed how we can do the evaluation of the relational algebra expressions. In that, we discussed that there are two types of evaluations. One is called materialized evaluation, in which the intermediate result of every sub expression is stored. जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, this is a join on A and B, then a join on C and D. जो A and B का join लगाएंगे हम लोग, उसका जो भी intermediate result होगा, जो भी इंटरमीडिएट रिजल्ट होगा उसको हम लोग सेव करेंगे और उसके बाद सी एंड डी का जो इंटरमीडिएट रिजल्ट होगा ज्वाइन लगाने के बाद उसको भी सेव करेंगे और फिर उन दोनों के ऊपर हम लोग ज्वाइन लगाएंगे. ओके, सो मटेरियलाइज्ड इवैल्यूएशन में क्या होता है कि मटेरियलाइज्ड इवैल्यूएशन के अंदर हम लोग सेव करते हैं इंटरमीडिएट रिजल्ट. व्हाट वाज द नेक्स्ट वन दैट वी डिस्कस्ड वाज pipeline evaluation. Pipeline evaluation is different from the materialized evaluation. इसके अंदर intermediate result को save नहीं किया जाता है और बहुत सारे expressions को simultaneously solve करते हैं. इसमें result को intermediately save करने की जगह उसी time pass कर दिया जाता है to the next expression. For example, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारा सबसे पहले ट्री के अंदर evaluate होगा join of A into B. Now whatever will be the answer, उसको सेव करने की बजाय immediately उसका join लगा दिया जाएगा C के साथ and whatever will be the answer will be immediately applied to the join with D and hence we do not you can say save the intermediate result. ये topics हमने पिछले lecture तक discuss कर लिए थे. What we are going to discuss is a topic called Curie equivalence. Okay, and Curie equivalence is basically done to optimize the Curie. तो अब हम इन बेसिक इंट्रोडक्शन को समझेंगे और इंट्रोडक्शन को समझने के बाद हम लोग then we will start with what is Curie equivalence. So let us start. What is a Curie? First of all, a Curie is a request for information from a database. सबसे पहले आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए आपके डेटाबेस से, जैसे सेलेक्ट की फॉर्म में हो सकता है, रिलेशनल अलजेब्रा और रिलेशनल कैलकुलस. आपके डेटाबेस में से मुझे उन सभी एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड चाहिए जिनकी अटेंडेंस जो है वो लेस देन 67% है, तो मैं ये एक क्यूरी की फॉर्म में मांग सकता हूँ. सेकेंड इज क्यूरी प्लान. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप एक क्यूरी सबमिट करते हैं तो हाउ विल दैट क्यूरी बी सॉल्व एंड व्हाट आर द एल्गोरिथम्स दैट विल बी यूज्ड टू सॉल्व दैट क्यूरी इज कॉल्ड अ क्यूरी प्लान. सो व्हाट इज अ क्यूरी प्लान? इट इज also known as a query execution plan. is an ordered set of steps, यानी ordered set of steps है. ordered का मतलब क्या है कि आपको उसी ऑर्डर में फॉलो करने पड़ेंगे. ऐसा नहीं है कि आप स्टेप नंबर 2 पहले कर लें और स्टेप नंबर 1 बाद में कर लें. सो इज एन ऑर्डर्ड स्टेप सेट ऑफ स्टेप्स यूज्ड टू एक्सेस द डेटा इन द SQL रिलेशनल मैनेजमेंट सिस्टम. प्लस इसमें जो स्टेप्स हैं वो हर स्टेप को सॉल्व करने के लिए कौन सी एल्गोरिदम लगेगी, इवन दैट इज पार्ट ऑफ द क्यूरी प्लान. Next is very important, that is query optimization.
नाउ व्हाट इज क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन? किसी भी क्यूरी को सॉल्व करने के लिए ऑब्वियसली कंप्यूटिंग रिसोर्सेज लगते हैं, ठीक है। एंड द टू कंप्यूटिंग रिसोर्सेज जो लगते हैं हम उन्हें कहते हैं मेमोरी एंड द कंप्यूटेशनल पावर, यानी प्रोसेसिंग पावर और मेमोरी, ये दोनों चीजें लगती हैं किसी भी क्यूरी को सॉल्व करने के लिए। तो ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है कि क्या हम लोग हमारी क्यूरी को एक ऐसे फॉर्मेट में या ऐसा डिजाइन कर सकते हैं जिससे हमारे कंप्यूटिंग एंड मेमोरी रिसोर्सेज कम लगे। एंड इफ वी कैन डू दैट, that is called query optimization. So that means designing a query in a way that it takes the least amount of resources. A single query can be executed through different algorithms or rewritten in different forms and structures. ये मैं exactly आपको बता रहा था कि अगर मैं किसी से कहूं कि मुझे ये डेटा फेच करना है, तो उस डेटा को फेच करने के लिए यू कैन राइट मल्टीपल नंबर ऑफ क्यूरीज, अलग अलग तरीके से जो क्यूरीज हैं वो हम लोग लगा सकते हैं, राइट? तो अब all of them are going to give me the correct answer, but some of them are efficient and some of them are non-efficient. Why some of them are non-efficient? Because they involve unnecessary computation, जिसके कारण हमारे रिसोर्सेज ज्यादा लगते हैं। तो अगर एक क्यूरी यानी मुझे जो डेटा चाहिए उसके लिए मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखी जा सकती हैं, क्यूरी स्टेटमेंट्स लिखी जा सकती हैं, तो उसके रिगार्डिंग हम उस को एक्सेप्ट करेंगे, उस क्यूरी को एक्सेप्ट करेंगे दैट विल टेक द मिनिमम resources, right? So let's move even further. Hence the question of query optimization comes into the picture. Which of these forms or pathways is optimal? अब हमारा काम क्या है, ये जो अलग अलग आंसर्स हैं इनमें से ऑप्टिमल कौन सा है? The query optimizer attempts to determine the most efficient way, ठीक है। What the importance, the goal of computing query optimization is to reduce the system resources required to fulfill the query. So this is it, this is everything. ये जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो पूरा का पूरा इसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट है, that how we going to reduce the system resources required to fulfill a query, right? एक क्यूरी को फुलफिल करने के लिए जो रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है उसको रिड्यूस कैसे किया जा सकता है, एंड अल्टीमेटली प्रोवाइड द यूजर विद द करेक्ट आंसर। तो हम ये करते कैसे हैं? फर्स्ट, इट प्रोवाइड्स द यूजर विद द फास्टर रिजल्ट्स। इससे होने वाला क्या है, सबसे पहले अगर हमने कोई सिलेक्ट कमांड लगाई है तो ऐसा नहीं है कि वो घंटे घंटे चलती रहेगी, वो हमें बहुत जल्दी आंसर देगी बिकॉज इट इज ऑप्टिमल। Secondly, it allows the system to service more queries in the same amount of time. Naturally, अगर आप फास्टर रिजल्ट दे रहे हैं तो अगर आप एक क्यूरी को 1 घंटा चलाते थे, अब वो 5 मिनट चलती है, तो आप 12 क्यूरीज 1 घंटे में चला सकते हैं, मोर क्यूरीज चला सकते हैं। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन इज इट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ वेयर एंड टेयर ऑफ द डिस्क and allows the server to run efficiently. Naturally, अगर रिसोर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो कम होती है तो उसका वियर एंड टीयर भी कम हो जाता है। There are broadly two ways a query can be optimized. पहला है analyze and transform the equivalent relation expressions, ठीक है। Try to minimize the tuple and column counts of the intermediate and final query processes. हमें करना क्या है, हमें हमारे एक्सप्रेशन को उसका एक एनालाइज करना है और उसको एक इक्वलेंट एक्सप्रेशन के में ट्रांसफॉर्म करना है, और वो जो इक्वलेंट एक्सप्रेशन है दैट विल बी द वन विच इज ऑप्टिमल, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एक कंपनी में एक जूनियर हैज ज्वाइंड, आपने उसको कुछ काम दिया कि दिस इज व्हाट आई वांट, ओके।
तो उसने अपनी बेस्ट ऑफ द नॉलेज अप्लाई किया और वो एक सॉल्यूशन लेकर आया आपके पास, आपने उस सॉल्यूशन को चलाया एंड यू गॉट द आंसर। आपको जो आंसर चाहिए था वो आंसर आपको मिला, राइट। लेकिन जब आपने उसकी परफॉर्मेंस को देखा तो वो इट इज नॉट गुड एनफ फॉर अ वेरी लार्ज प्रोजेक्ट। इट माइट बी टेकिंग लेट्स से 7 to 8 minutes वेयर यू एक्सपेक्ट दैट इट शुड नॉट टेक मोर देन 2 to 3 minutes. So then what you will do, you will analyze what he has done in the query and then try and see if you can transform that into some equivalent expression which is going to take very less time. So that is called analyze and transform the equivalent relational expressions. Second is using the different algorithm for each operation. At the back end, there are different algorithms that are used to solve the expressions, and that is what we are going to do. Within a single query statement, there are multiple, you can say, operations that we perform. And what you are going to do is you are going to use the different algorithms for solving them. ठीक है, हर ऑपरेशन के लिए अलग तरह का एल्गोरिदम विच इज मोस्ट suited for that. For example, indexing, hashing, and other types of algorithms can be used in here. तो पहला solution of query optimization क्या है कि आप ट्रांसफॉर्म करेंगे अपने रिलेशनल एक्सप्रेशन या क्यूरी को इनटू सम अदर एक्सप्रेशन विच इज मच मोर ऑप्टिमल. And the second thing is use of different types of algorithms. Now, analyze, transform equivalent expressions. Here we shall talk about generating minimal equivalent expression. Minimal means something which is the most optimal. That means the resources required will be minimal. To analyze equivalent expression, now at the bottom we will see some of the equivalence rules. तो obviously अगर हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है, जैसा हमने ऊपर देखा एक्सियम रूल्स देखे थे, तो उन्हीं एक्सियम रूल्स प्लस कुछ और चीजों के ऊपर बेस्ड इक्विवेलेंस रूल्स हैं. Now applying these rules we can transform an expression into another expression. These generate equivalent expressions for a query written in relational algebra. तो जो भी क्यूरी आपने रिलेशनल अलजेब्रा में लिखा है, एक्सप्रेशन लिखा है, ये उसका इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन बना देते हैं. ठीक है. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ रिलेशनल एक्सप्रेशन, जो अब हमने ट्रांसफॉर्मेशन करना है रिलेशनल एक्सप्रेशन का, उसके बारे में कुछ देखते हैं. Two relational expressions are said to be equivalent if the two expressions generate the same set of tuples. तो इसका मतलब क्या है? हम दो एक्सप्रेशंस को इक्विवेलेंट मानते हैं अगर जब हम उनको अप्लाई करते हैं किसी भी लीगल डेटाबेस के ऊपर, तो दे बोथ आर गोइंग टू रिटर्न अस द सेम आंसर. ओके, यहां पर परफॉर्मेंस की बात नहीं हो रही है, यहां पर सिर्फ इक्विवेलेंसी की बात हो रही है. और इक्विवेलेंसी की बात क्या हो रही है कि अगर मैंने दो अलग अलग रिलेशनल एक्सप्रेशंस चलाए एक डेटाबेस के ऊपर, लीगल डेटाबेस के ऊपर, और वो मुझे हर बार सेम आंसर देते हैं, then we say that the two relational expressions are equivalent. Okay, लेकिन वो किस ऑर्डर में आंसर आ रहा है that is irrelevant. ऑर्डर मतलब अगर टपल 1, टपल 3, टपल 5 आ रहा है और दूसरे में टपल 5, टपल 1 एंड टपल 3 आ रहा है, that means the order has changed. लेकिन वो मैटर नहीं करेगा. Only thing that matters is that both should return the same set of tuples. Okay. The second is next is that we don't care if they generate different results on databases that violate the integrity constraints. यानी हम उन टेबल्स को या उनको कंसिडर नहीं करेंगे कि जो आपके लीगल डेटाबेस नहीं है, जो किसी इंटेग्रिटी को वायलेट करते हैं. दोज आर नॉट नॉर्मलाइज्ड.
तो वो अलग अलग आंसर देते हैं, वो हमारे लिए मैटर नहीं करता है। हम सिर्फ उन्हीं डेटाबेसेस को कंसिडर करेंगे विच आर लीगल। Second is in SQL, inputs and outputs are multi-set of tuples. Two expression in the multi-set version of the relational algebra are said to be equivalent if the two expression generates the same multi-set of tuples on every legal database. Same thing. सिंगल एंट्री है या मल्टी एंट्री है, इट इज सेम थिंग दैट द आंसर गिवन शुड बी same. If the answer given is not same, then it is not considered to be equivalent. And equivalence rule says that expressions of two forms are equivalent can replace expression of first form by second form or vice versa. Obviously the very first statement is being repeated for the third time, that is कि अगर आपने ये प्रूव कर दिया है कि द फर्स्ट एक्सप्रेशन इज इक्वलेंट टू द सेकंड एक्सप्रेशन, तो आप सेकंड एक्सप्रेशन को कभी भी रिप्लेस कर सकते हैं विद द फर्स्ट एक्सप्रेशन विदाउट एनी यू कैन से हेजिटेशन। एंड वाइस वर्सा ऑल्सो, अगर कहीं पर एक्सप्रेशन नंबर 1 लिखा है और आप उसकी जगह कहीं पर भी एक्सप्रेशन नंबर 2 लिख सकते हैं। सो दैट इज इट। After that, we have a set of equivalence rules, a total of 12, I believe, equivalence rules might be existing. And what we are going to do one by one is we are going to study these equivalence rules. And because it is almost the end of the time that we have, you must be having another lecture. So we are not going to start with the equivalence rules today. And for your MST1, I want to declare that whatever topics that we have done so far up to the equivalence rules, that means equivalence rules will also be included in your MST1. We will finish with the equivalence rules within the next lecture or within this week for sure. So whatever we have done so far up to equivalence rules will come in your MST1. The mode of your MST will be decided by the department at the department level. They will inform me. For the time being, I am pretty much 95% sure that the MST will happen in an online mode. Rest the decision will be taken by the department. I hope you all have given your options. So whatever decision will be taken after that, after analyzing whatever options that you have given.